सो हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे अबाउट ब्लड प्रेशर। और मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो रिलेवेंट होगा एमबीबीएस फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर से। सो आज हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर एंड हाउ इट इज़ रेगुलेटेड। सो आज विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। यहाँ पर बोला गया है कि ब्लड प्रेशर इट इज़ द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड पर यूनिट एरिया ऑफ वेसल्स वाइल फ्लोइंग थ्रू इट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है दूसरा कि ये कैसा प्रेशर है, ये एक लेटरल प्रेशर है और किसके द्वारा किया जाता है। लेटरल प्रेशर कौन लगाता है, तो ब्लड लगाता है। और कहाँ पर लगाता है, तो वेसल वाल पर लगाता है। कब लगाता है, जब फ्लो करता है तब लगाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर करें तीन चीज़ का, कैसा प्रेशर है, तो ये लेटरल प्रेशर है। ब्लड प्रेशर या लेटरल प्रेशर कौन लगाता है, एक्सल्टेड बाई ब्लड। दूसरा में ब्लड, और कब लगाता है, ब्लड लगाता है, कहाँ लगाता है, तो वेसल वाल पर यूनिट एरिया ऑफ द वेसल वाल। वेसल वाल पर यूनिट एरिया कब, वाइल फ्लोइंग थ्रू इट। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये एक हमारा वेसल्स हो गया ब्लड। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये जो लेटरली प्रेशर लगा रहा है, जब फ्लो कर रहा है तो फ्लो करेगा तो प्रेशर से लगेगा। जब लेटरली प्रेशर लगा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने का एक फार्मूला होता है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट हो गया इंटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कार्डियक आउटपुट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CO इंटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है। ब्लड प्रेशर हमारे पास है मेजर्ड प्रेशर और एक होता है कैलकुलेटेड प्रेशर। मेजर्ड प्रेशर जिसको हम मशीन द्वारा मापते हैं, जैसे स्पिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, स्पिग्नोमैनोमीटर से हम माप सकते हैं। स्पिग्नोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और ये कितना टाइप का होता है, जो मेजर्ड प्रेशर, जो प्रेशर मेजर किया जा सकता है वो कितना टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा होता है कैलकुलेटेड प्रेशर। कैलकुलेटेड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, एक होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर और एक होता है पल्स प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर और पल्स प्रेशर अभी हम धीरे धीरे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि क्या है ये सब। और ये आप लोग के प्रॉफ में और सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में बहुत, जिस सिलेबस में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई में। एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ कर ही जाना है, इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट। यहाँ पर एक बात याद रखना, ये कैसा प्रेशर है, ये मैक्सिमम प्रेशर है। कब, ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट। जब हार्ट क्या होता है, एक होता है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। सिस्टोल मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा है, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द हार्ट। हार्ट के एक सिस्टोल में कितना मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसका रेंज जो होता है ये 100 to 140 होता है, और जो इसका एवरेज होता है वो 120 होता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ये क्या इंडिकेट करता है। इसमें हम लोग तीन चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहला हम लोग एक्सटेंट, फोर्स और डिग्री याद रखेंगे, तीन टर्म याद रखेंगे। क्या क्या, एक्सटेंट, फोर्स और डिग्री। एक्सटेंट किस चीज़ का, एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट। एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट, हार्ट कितना वर्क कर रहा है इसका एक्सटेंट याद रखेंगे, एक्सटेंट ऑफ वर्क डन बाय द हार्ट। दूसरा फोर्स याद रखेंगे, किस चीज़ का, फोर्स विथ विच हार्ट इज़ वर्किंग, कितना फोर्स से हार्ट काम कर रहा है, कितना फोर्स से हार्ट आपका ब्लड पंप आउट कर रहा है, इसको याद रखेंगे। ये इसको इंडिकेट करता है कौन सा प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। तीसरा याद रखेंगे डिग्री ऑफ प्रेशर विथ विच द आर्टेरियल वॉल हैव टू विथस्टैंड, कितना डिग्री ऑफ प्रेशर एक आर्टेरियल वॉल को फेस करना पड़ रहा है। ओके, अब सिस्टोलिक प्रेशर कब कब इंक्रीज करता है और कब कब डिक्रीज करता है, ये वाइवा क्वेश्चन, वाइवा में पूछता है।
आपके एक्सटर्नल या जो आपके कॉलेज के इंटरनल सर मैडम है, पूछता है बताओ सिस्टोलिक प्रेशर कब इंक्रीज करता है और किस केस में डिक्रीज करता है। तो आप बोलेंगे एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट और मील, ये 3 फैक्टर से सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करता है। डिक्रीज कब करता है? स्लीप और रेस्ट। इसलिए जब किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर कुछ होता है तो बोला थोड़ा रेस्ट लो, ये करो, थोड़ा नींद लो, थोड़ा सा बैठो, लेट जाओ, बिकॉज रेस्ट एंड स्लीप डिक्रीज द सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, नाउ डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि वो जो प्रेशर था वो मैक्सिमम प्रेशर था, ये मिनिमम प्रेशर है। इट इज़ द मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ द हार्ट। एक हार्ट जब रिलैक्स करता है, तो उसका मिनिमम प्रेशर कितना हो रहा है डायस्टोल ऑफ द हार्ट के समय, उसी को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 60 to 90 होता है और एवरेज 80। ये क्या इंडिकेट करता है? ये 2 चीज़ इंडिकेट करता है। कांस्टेंट लोड अगेंस्ट विच हार्ट वर्क्स, इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 1 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिकेट करता है कांस्टेंट लोड अगेंस्ट विच हार्ट वर्क्स। दूसरा, इंक्रीज, इफ डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज इट इंडिकेट्स हार्ट इज अप्रोचिंग फेल्योर। ये आपका क्लिनिकल नॉलेज में आ जाएगा ये कि इंक्रीज इन द डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट्स हार्ट इज अप्रोचिंग फेल्योर। तीसरा, ये तो 2 हमारा मेजर्ड प्रेशर गया, ये 2 हमारा मेजर्ड प्रेशर का बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेटेड प्रेशर का। कैलकुलेटेड प्रेशर में कौन कौन सा प्रेशर था? 2 प्रेशर था। क्या क्या? एक पल्स प्रेशर और एक मीन आर्टरियल प्रेशर। तो पहले हम लोग पल्स प्रेशर देखते हैं। पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज़ नथिंग बट जस्ट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। हम सिस्टोलिक प्रेशर लेंगे और डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या हो जाएगा? पल्स प्रेशर हो गया। देखिए इसमें क्या कहता है, और इसका जो नेट नॉर्मल रेंज होता है 30 to 40 होता है। इंडिकेट्स कार्डिक आउटपुट। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कार्डिक आउटपुट को। और पल्स का स्ट्रेंथ जो होता है डिटरमाइन करता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या करता है? पल्स का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है। पल्स का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है पल्स प्रेशर। ओके, सो अब हम चलेंगे अपने लास्ट टाइप के प्रेशर की तरफ, और ये हमारा मीन प्रेशर। मीन प्रेशर में एक समझने वाली बात ये है कि मीन प्रेशर होता है, ये सब कैसा प्रेशर? ये सब कैलकुलेटेड प्रेशर, ये सब कैलकुलेटेड प्रेशर, ये सब कैलकुलेशन से आता है कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक किए तो पल्स प्रेशर है, कैलकुलेशन करना पड़ा है। ये सर मीन प्रेशर। मीन प्रेशर में क्या करेंगे हम लोग? डायस्टोलिक प्रेशर लेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर लेंगे प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर लेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। किस एक आदमी का बीपी है 130/70 सपोज करते हैं, तो इसका पल्स प्रेशर कितना हो? इसका तो सिस्टोलिक हो गया 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, डायस्टोलिक हो गया 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और पल्स प्रेशर हो गया 130 - 70 = 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और डायस्टोलिक प्रेशर, और ये हमारा मीन प्रेशर हो जाएगा 70 + 1/3 × 20 60, तो ये 20 हुआ, 70 + 20 = 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या हो गया? 90 मिलीमीटर मरकरी हो गया हमारा मीन प्रेशर। ओके, मीन प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज इन मीन प्रेशर इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इफ मीन प्रेशर इंक्रीजेज द चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्रीजेज। अब चलिए देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कार्डियक, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म क्वेश्चन SAQ में आता है, 2 नंबर में भी, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है कि स्टेट व्हाट इज डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड व्हाट आर टाइप्स एंड लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस ब्लड प्रेशर। तो डिफाइन ब्लड प्रेशर हुआ, उसका टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स विच अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। पहला फैक्टर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब कि ब्लड
जैसे कार्डियक से हार्ट से ब्लड कितना बाहर हो रहा है, कितना हार्ट कार्डियक आउटपुट हो रहा है, जितना टोटल पे जितना वेनस रिटर्न होगा पेरीफेरी থেকে, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज यानी आपका बॉडी में ब्लड है ज़्यादा इंक्रीज तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसको ऐसे समझते हैं कि ये मान लीजिए 2 रोड है, एक रोड पूरा फ्री है, इसमें आपको वॉक करना है, जाना है, और एक रोड है इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, मान लो वेजिटेबल मार्केट है, फिश मार्केट है, इसमें आपको क्रॉस करके जाना है, तो ऐसे 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 जाएंगे। तो ज़्यादा प्रेशर आपको ज़्यादा फोर्स किस में अप्लाई करना पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर आपको किस में फील होगा, ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसमें क्या है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें क्या है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें क्या है रेजिस्टेंस नहीं है। इस तरह जब ब्लड फ्लो करता है तो जब उसका TPR बढ़ जाता है, TPR पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होता है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा हम लोग तो TPR किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, कितना फास्ट ब्लड जा रहा है, ठीक है ना, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, वेलोसिटी जितना फास्ट ब्लड जाएगा उस वेलोसिटी ऑफ द ब्लड बढ़ेगा तो TPR उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना विस्कस होगा ब्लड उतना डिले होगा फ्लोइंग में। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी ऑफ आर्टेरियल वाल, ये आर्टेरियल वाल है इसमें जा रहा है, ये आर्टेरियल वाल इसमें ब्लड जा रहा है, तो आर्टेरियल वाल जितना इलास्टिक होगा उतना ईजिली जा पाएगा ना ब्लड, तो इसकी वजह से। चौथा स्टेट हो तो वेसल ल्यूमेन, आपका स्टेट कैसा है वेसल का, प्रॉपर कंडीशन में कि नहीं। देन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, पंपिंग एक्शन ये हार्ट है, हार्ट कोनिकल बनाते हैं, हार्ट का पंपिंग एक्शन कैसा है, जितना ज़्यादा पंप कर पाएगा हार्ट उतना ज़्यादा बाहर ब्लड आ पाएगा, उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट हो पाएगा, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। उसका बाद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद एज ब्लड प्रेशर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए BP इज़ डिफरेंट एज ग्रुप के लिए क्या है ब्लड प्रेशर डिफरेंट है। कैसे कि सब बच्चों का एकदम अलग है और बड़ों का अलग है। अगर आप जब आप क्लिनिक में जाएंगे तो किसी बच्चे का अगर ब्लड प्रेशर मेज़र किया और बच्चे का ब्लड प्रेशर होता है 62/30 मिलीमीटर मरकरी, और आपको तो पता होगा 120/60 मिलीमीटर मरकरी नॉर्मल है, सिस्टोलिक 100 to 140 नॉर्मल है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल नहीं है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी है, इन्फेंट का वो 60/30 नॉर्मल हो गया, चिल्ड्रन का 100/60 नॉर्मल हो गया, एडल्ट का 120/80 नॉर्मल, ओल्ड का 145/90 नॉर्मल। ओल्ड लोग एक टू ज़्यादा होता ही है वैसे। उसके बाद में डिपेंड करता है सेक्स पे, बॉडी बिल्ड पे, एक्सरसाइज पे, स्लीप पे, पोस्चर पे, इमोशन पे। सेक्स पे डिपेंड करता है मेनोपॉज से पहले 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी औरतों में कम होता है। आफ्टर मेनोपॉज blood pressure of women and men's are equal. So now we'll look at the blood pressure regulation, and यहाँ से मैं श्योर शॉर्ट गारंटी देता हूँ, टर्म में एंड प्रॉफ में बोथ भाइबा एंड written questions will be from here, at least 3 to 5 marks written and भाइबा। तो यहाँ से जब फंसाना शुरू करेगा तो फिर बहुत डीप तक चला जाएगा, और जब आप लोग आंसर दे पाएंगे टीचर विल बी रियली इम्प्रेस्ड। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, देखिए यहाँ से ध्यान से सुन रहे हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हमारे पास 3 टाइप का है, 2 टाइप का, एक है शॉर्ट टर्म एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी एक होता है नर्वस रेगुलेशन और एक होता है हार्मोनल रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म में एक होता है नर्वस रेगुलेशन और एक होता है हार्मोनल और केमिकल रेगुलेशन। और हार्मोनल और केमिकल रेगुलेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हमारे पास कौन कौन सा चीज़ है, बैरो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म,
केमो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। और हार्मोनल और केमिकल रेगुलेशन में हमारे पास है रेनिन, एंजिनोटेंसिन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मैकेनिज्म, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ वास्कुलेचर मैकेनिज्म। लॉन्ग टर्म में हमारे पास है रेनिन, एंजिनोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, रेनल ब्लड वॉल्यूम प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, एडीएस मैकेनिज्म, थ्रस्ट मैकेनिज्म एंड आर्टेरियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर मैकेनिज्म, ANF मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। सो धीरे धीरे करके जो इम्पोर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन रिपीटेड आता है और जिसका क्वेश्चन टीचर लोगों को पसंद है उसको देखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इज दिस, वेरी इम्पोर्टेंट इज बैरोरिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म। बैरोरिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग ये करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर क्या होता है। बैरोरिसेप्टर, these are the receptor present in the wall of a heart and blood vessel। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वॉल एंड हार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ये किस टाइप के रिसेप्टर हैं, ये किस टाइप के नर्व हैं? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली नर्व एंडिंग्स होते हैं। तो ये किस टाइप का नर्व एंडिंग है? तो ये स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग है, स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग है। ये टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि बैरोरिसेप्टर जो होता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे करेगा, बैरोरिसेप्टर जो होता है, जैसे आप बोलेंगे बैरोरिसेप्टर, बोलेंगे बैरोरिसेप्टर कहाँ होता है, आप बोलेंगे वॉल ऑफ हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। फिर पूछेगा कि किस टाइप का ये रिसेप्टर है, किस टाइप का नर्व एंडिंग है, तो आपको बोलना पड़ेगा स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग है। उसके बाद पूछेगा कि ये कब स्टिमुलेट होता है, तो ये जब स्ट्रेच्ड होता है, जब स्ट्रेच होता है तो ये स्टिमुलेटेड होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है? कैरोटिड साइनस वॉल ऑफ ऑर्टिक आर्च इधर होता है, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन्स, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एंड ऑलमोस्ट एवरी लार्ज आर्टरी ऑफ थोरेसिक एंड नेक रीजन, एंड ऑलमोस्ट एवरी लार्ज आर्टरी ऑफ थोरेसिक एंड नेक रीजन। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। कैरोटिड साइनस में होता है वॉल ऑफ ऑर्टिक आर्च, होता है पल्मोनरी वेन्स, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, एट द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, almost every large artery of thoracic and neck region, ठीक है। चलिए देखते हैं बैरोरिसेप्टर काम कैसे करता है। बैरोरिसेप्टर when arterial pressure increases, तो आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो स्टिमुलेट आर्टेरियल बैरोरिसेप्टर, तो आर्टेरियल में जो बैरोरिसेप्टर वो इंक्रीज करेगा, वहाँ से सिग्नल जाएगा दो जगह, वेगस नर्व में और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में। कहाँ जाएगा सिग्नल? पहले जाएगा वेगस नर्व में, देन जाएगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व में। वेगस नर्व क्या करता है? वेगस नर्व कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट करता है। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर कहाँ होता है? ये होता है हमारे ब्रेन स्टेम में, पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला। जब पढ़ेंगे मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला जब पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर। तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर क्या करता है? ये पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज टू एस नोड एंड एवी नोड को इंक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज टू एस एंड एवी नोड क्या करता है? कहीं पर भी पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज किसी भी चीज़ को क्या करता है? कमाता है। ये सब कुछ कम कर देगा, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, ये सबको कम कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज क्या करता है? इसका डिक्रीजिंग इफेक्ट होता है, सबको कम करता है, ठीक है। सो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर इनहिबिट कर देता है। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला जो सेंटर है वो इनहिबिट हो गया, तो क्या होगा? वेसोडाइलेशन हो जाएगा। जो कॉन्स्ट्रिक्ट वाला करने वाला सेंटर है उसको इनहिबिट कर देगा, वो कॉन्स्ट्रिक्शन का ये नहीं देगा, सिग्नल नहीं देगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर रहा है तो क्या? डायलेशन हो गया। डायलेशन हो गया तो वेसोडाइलेशन हो गया। अब देखो वेसल्स इतना सा जगह था, इसमें जाना था, अब ज़्यादा जगह हो गया, तो टीपीआर क्या होगा? कमेगा। तो टीपीआर रेजिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा? आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज
प्रेशर कम होगा इजीली फ्लो कर पाएगा ब्लड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये श्योर शॉट आता ही आता है। बैरोरिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे एकदम फ्लो चार्ट बना के दीजिएगा आप लोग, तो टीचर बहुत इंप्रेस होगा और अच्छा नंबर मिलेगा आपको। हम लोग देखते हैं केमो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। केमो रिसेप्टर्स जो होता है इसमें दो चीज़ याद रखना सबसे पहले कि कहाँ प्रेजेंट होता है। केमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द कैरोटिड एंड ऑर्टिक बॉडीज़, कैरोटिड एंड ऑर्टिक बॉडीज़ में होता है। और इस किस चीज़ का सेंसिटिव होता है? ये सेंसिटिव होता है दो चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्लस एक्सेस का और ऑक्सीजन के लैक का। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये। जब आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, जब आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ करता है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द केमो रिसेप्टर डिक्रीज़ करेगा। ये आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ किया यानी कि ब्लड फ्लो कम हो गया। ब्लड फ्लो कम हो गया तो केमो रिसेप्टर के पास ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम जा रहा है केमो रिसेप्टर के पास तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड जो आ रहा है वो तो न्यू ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में क्योंकि टिश्यू से ब्लड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड बढ़ गया। उससे क्या होगा, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, मेटाबॉलिक हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है, केमो रिसेप्टर सेंसिटिव होता है इन सब। तो केमो रिसेप्टर क्या होगा, स्टिमुलेट हो गया। केमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होने के बाद सिग्नल गोज टू मेडुला बाय ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व। वही दोनों नर्व जो कि बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म में था, वेगस एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, यहाँ सिग्नल जाएगा और वेजो मोटर सेंटर, फिर वहाँ से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर आर्टेरियल प्रेशर बढ़ाना था हमको क्योंकि आर्टेरियल प्रेशर कम है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टिमुलेट हो रहा है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CNS इस्केमिक रेस्पॉन्स। इसमें होता है कि फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर फार बिलो नॉर्मल। इसमें देखते हैं आर्टेरियल प्रेशर फॉल किया, मानते हैं 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से फॉल किया, डिक्रीज लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसमें फार बिलो नॉर्मल लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा, फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर होगा फार बिलो नॉर्मल। देन ब्लड फ्लो टू द वेजोमोटर सेंटर इन द मेडुला डिक्रीज जाएगा, ब्लड मेडुला के पास ही कम पहुंच रहा है, वेजोमोटर सेंटर इन मेडुला का डिक्रीज जाएगा तो क्या होगा, सेरेब्रल इस्केमिया होगा। इस्केमिया क्या होता है, इस्केमिया किसको कहते हैं, जब किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को ब्लड प्रोफ्यूजन ठीक से नहीं होता है, ब्लड का डिफिशेंसी होता है, फिर ब्लड प्रोफ्यूजन ठीक से नहीं होता तो उसको क्या कहाँ होता है, उसको इस्केमिया होता है वहाँ पर। तो सेरेब्रल इस्केमिया हो जाएगा। सेरेब्रल इस्केमिया हो जाने के बाद क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इन वेजोमोटर सेंटर में। तो क्या होगा, वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। वेजोमोटर सेंटर क्या करता है, जैसे इसमें किया था वेजोमोटर सेंटर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन किया था, तो यहाँ पर वेजोमोटर सेंटर भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करके क्या करेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। ये एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। इफ बैरोरिसेप्टर डज नॉट कम देन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म इज श्योर टू कम। ये दो में से कोई एक ही आता है, बैरोरिसेप्टर और रेनिन रास जिसे कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म सिस्टम जो होता है, ये दो में से एक आता ही आता है। ठीक है, तो इसको बहुत इजी है, इसको इजीली समझ लीजिएगा लोग, बहुत फ़ायदा हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज किया, ब्लड फ्लो टू द जस्टाग्लोमेरुलर apparatus ऑफ द किडनी डिक्रीज करेगा। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज तो ब्लड किडनी के जेजी apparatus के पास कम पहुंच रहा है। जेजी apparatus क्या होता है, जेजी apparatus में 3 सेल होता है बेसिकली, क्या क्या, लेसिड सेल्स, जेजी सेल्स, लेसिड सेल्स, मैकुला डेंसा सेल्स। तो ये इसमें जेजी सेल का काम क्या होता है, रेनिन फॉर्मेशन एंड स्टोरेज करता है। तो रेनिन क्या होगा, सिक्रीट कर देगा जेजी सेल। जब ब्लड फ्लो जेजी apparatus के पास कम पहुंचेगा तो रेनिन सिक्रीट करेगा जेजी सेल। अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस इन द लीवर, उसको कन्वर्ट करेगा ये एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है लंग्स, ये लंग्स में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 2 का बहुत सारा काम है, देखिए ये 3 काम करता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन डायरेक्टली कर सकता है ये एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद ये किडनी पर एक्ट करता है और फिर एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स एक हमारा ग्लैंड है किडनी के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड, उसका 2 पार्ट्स होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया। किडनी में क्या करता है, वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन बढ़ाता है किडनी से,
वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या कर एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन से किस करे, एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी पे एक्ट करता है, ठीक है। हार्मोन्स एक्ट ऑन किडनी जब आएगा तो आप लोग पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन होता है किडनी पे एक्ट करता है और ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन H2 और सॉल्ट NaCl का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ठीक है। सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड्स बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये एक बहुत ही ईजी है, आइए एक बार रिकैप करते हैं। आर्टरी प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो टू द जीजी अपैरेटस कम होगा, ब्लड फ्लो टू द जीजी अपैरेटस कम होगा तो रेनिन सिक्रेशन फ्रॉम द जीजी सेल होगा, रेनिन सिक्रेशन फ्रॉम जीजी सेल होगा तो फिर एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में लंग्स हो जाएगा। अब एंजियोटेंसिन 2 तीन काम करता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, एक्ट्स डायरेक्टली ऑन किडनी और एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद में वाटर एंड सॉल्ट को रिटेंशन को बढ़ाएगा और एल्डोस्टेरोन जो होता है वाटर एंड सॉल्ट को रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी टेबल्स को इंक्रीज करता है। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ये दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। और लॉन्ग टर्म होता है जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म एंड शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म में जो होता है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। इसमें वेस्कुलेचर ऑफ कैपिलरी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो उससे होता है फ्लूइड्स, और जो भी कैपिलरी से जो फ्लूइड है वो टिश्यू से वो कैपिलरी में आ जाते हैं तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उस तरह से ये होता है। और स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलेचर तो बोला ही अभी कि बढ़ जाता है। और एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म ये डायरेक्टली यहाँ तक वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला ही, इसमें एल्डोस्टेरोन नहीं है, यही था। तो सो वी हैव कंप्लीटेड आवर ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। आई होप यू गाइज understood very well and liked it. If you like my work, please subscribe to my channel. Thank you.